नमस्ते। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम मानव भूगोल के जो मूल सिद्धांत हैं उन पर चर्चा करेंगे। मानव भूगोल के अध्ययन के लिए कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। उसमें से आज हम सबसे पहले जो सिद्धांत देखेंगे वो सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। मानव भूगोल में प्राकृतिक तत्वों तथा सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। ये जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्व है यह गतिशील है, लगातार परिवर्तनशील होते रहते हैं तथा ये तत्व आपस में एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तथा एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं। मानव भूगोल के अध्ययन का जो केंद्र बिंदु है वह है मानव विभिन्न जो प्राकृतिक कारक है उनसे प्रभावित होता है। जैसे कि किसी क्षेत्र की जो जलवायु है वह मानव के रहन सहन पर प्रभाव डालती है। जो किसी क्षेत्र का प्राकृतिक वातावरण है वह मानव की आर्थिक क्रियाओं पर प्रभाव डालता है। तो इस तरह से मानव के कार्य जो है वो प्राकृतिक कारकों से प्रभावित होते हैं तथा मानव स्वयं अपनी सांस्कृतिक क्रियाओं के द्वारा इन प्राकृतिक तत्वों को प्रभावित करता है और उनको परिवर्तित करने में लगा रहता है। इन आपसी क्रियाओं के द्वारा मनुष्य वातावरण के कार्यों के साथ समायोजन स्थापित कर लेता है। इस प्रकार विभिन्न तत्वों के आपसी संबंध एवं समायोजन के अध्ययन हेतु मानव भूगोल में 3 सिद्धांतों के अध्ययन पर बल दिया गया है। इसमें सबसे पहला जो सिद्धांत है वह है क्रियाशीलता का सिद्धांत। सेकंड सिद्धांत है इसमें पार्थिव एकता का सिद्धांत और जो थर्ड सिद्धांत है वह है वातावरण समायोजन का सिद्धांत। तो आज हम जिस सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, जिस सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे वो सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, जिसे परिवर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। संसार की प्रत्येक वस्तु, चाहे वह सजीव हो, चाहे निर्जीव हो, चाहे सांस्कृतिक तत्व हो, चाहे भौतिक तत्व हो, सभी परिवर्तनशील तत्व है। संसार की कोई भी वस्तु पूरी तरह से स्थायी नहीं है, बल्कि वह लगातार परिवर्तित होती रहती है। उनके स्वरूप में लगातार परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वह क्रियाशील रहती है। फ्रांसीसी भूगोलवेता जीन ब्रूंश के अनुसार हमसे संबंधित प्रत्येक वस्तु परिवर्तित हो रही है। प्रत्येक वस्तु बढ़ रही है अथवा घट रही है। वास्तव में कुछ भी गति रहित या स्थायी नहीं है, क्योंकि भूगोल के भौतिक तथा मानवीय जो तथ्य है यह निरंतर परिवर्तनशील है। इस दृष्टि से उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। एक बार पुनः हम देखें कि फ्रांसीसी भूगोलवेता जीन ब्रूंश ने क्या कहा। हमसे संबंधित प्रत्येक वस्तु परिवर्तित हो रही है। जो हमसे जुड़ी हुई प्रत्येक वस्तु है, चाहे वह भौतिक वस्तु हो चाहे सांस्कृतिक वस्तु हो, सभी परिवर्तित हो रही है। प्रत्येक जो वस्तु है वह या तो बढ़ रही है या घट रही है, लेकिन वह स्थायी नहीं है। या तो उसमें वृद्धि हो रही है या उसमें कमी आ रही है, लेकिन वह स्थायी नहीं है, वह गति रहित नहीं है, वह परिवर्तन रहित नहीं है। अब क्योंकि भूगोल के जो भौतिक तथा ये मानवीय तथ्य है ये निरंतर परिवर्तनशील हो रहे हैं, निरंतर बदल रहे हैं, इस दृष्टिकोण से इनका अध्ययन मानव भूगोल में किया जाना चाहिए। प्रकृति के नियमानुसार संसार के प्रत्येक जीव या वस्तु की उत्पत्ति होती है, फिर उसका क्रमबद्ध तरीके से विकास होता है और अंत में वह नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इसे कहा जाता है जीवन चक्र। एक जीवन चक्र में हम देखें तो इसमें जो अवस्थाएं होती है उसमें आती है बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। विकास का जो ये क्रम है यह न केवल जो जैविक जगत है, जीव जगत है, न केवल उस पर लागू होता है, बल्कि संसार में स्थित प्रत्येक वस्तु पर यह विकास का नियम लागू होता है। तो विकास का जो ये क्रम है यह भौतिक और सांस्कृतिक सभी तत्वों पर लागू होता है। संसार में उत्पन्न होने वाला
प्रत्येक जीव या तत्व का विनाश निश्चित है। प्रत्येक जीव जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका मरण भी निश्चित है। प्रत्येक तत्व जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका विनाश निश्चित है। अब क्योंकि स्वयं पृथ्वी भी गतिशील है, अतः इससे जो संबंधित सभी भौतिक तथा सांस्कृतिक जो तत्व है वह भी परिवर्तनशील है। क्योंकि पृथ्वी स्वयं परिवर्तनशील है, इसलिए पृथ्वी से जुड़े हुए जो भौतिक और सांस्कृतिक तत्व है वह भी परिवर्तनशील है, लगातार बदलते रहते हैं। भूतल पर कभी ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो कभी भूकंप आता है। कहीं पर धरातल के ऊपर उठ जाने से पर्वतों का निर्माण होता है, कभी भूमि के नीचे धंस जाने से या अपर्दन हो जाने से घाटियों का निर्माण होता है। अब जैसे कि इन भौतिक तत्वों में परिवर्तन आता है, भौतिक तत्व स्थायी नहीं होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जो सांस्कृतिक तत्व है वह भी स्थायी नहीं होते हैं, वह भी समय के अनुसार बदलते रहते हैं। आज हमें जो छोटा गांव दिखाई देता है, भविष्य में वही विकसित होकर के कस्बे का रूप धारण कर लेता है या फिर नगर का रूप धारण कर लेता है और अंत में महानगर का रूप धारण कर सकता है। इसी प्रकार वर्तमान में अगर कोई नगर या महानगर है वह आगे चल करके नष्ट भी हो सकता है। तो इस तरह से जो परिवर्तन की जो प्रक्रिया है यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, हमेशा क्रियाशील रहती है। जो भी परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन के पीछे कौन कौन सी शक्तियां कार्य कर रही है इसके बारे में हम देखें। परिवर्तनकारी जो शक्तियां हैं यह 3 तरह की शक्तियां हैं। सबसे पहली जो शक्तियां हैं वो है भौतिक शक्तियां, फिजिकल फोर्सेस। सेकंड है जैविक शक्तियां, बायोलॉजिकल फोर्सेस। और थर्ड है मानव शक्ति, ह्यूमन फोर्स। इसमें सबसे पहले हम देखें भौतिक शक्तियों के बारे में। भौतिक शक्तियों को पुनः 3 भागों में विभक्त किया गया है। इसमें सबसे पहली है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां, सौर ऊर्जा या सूर्य शक्ति, और थर्ड है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो भौतिक शक्तियां जो कि पुनः से 3 भागों में विभक्त हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों में। पृथ्वी की जो आंतरिक शक्तियां हैं यह भूतल पर, धरातल पर हमेशा असमानता उत्पन्न करने में क्रियाशील रहती है। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां भूतल पर हमेशा असमानता उत्पन्न करने में क्रियाशील रहती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो लगने वाला बल है उसे कहा जाता है अंतर्जात बल। तो इस अंतर्जात बल के द्वारा भूतल पर 2 तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला जो परिवर्तन है वह दीर्घ काल में दिखाई देता है, लंबे समय के बाद दिखाई देता है। तो दीर्घ काल में जो होने वाला परिवर्तन है यह मंद गति से कार्य करता है, क्योंकि इसके जो परिणाम है वह भी हमें अचानक से नहीं दिखाई देते हैं, दीर्घ काल के बाद दिखाई देते हैं। तो ये जो बल है यह मंद गति से कार्य करता है और उसके परिणाम भी हमें बहुत लंबे समय के बाद दिखाई देते हैं। जैसे कि वलित पर्वतों की, मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति, महाद्वीपों का उन्मजन या उनका निमज्जन। सेकंड बल जो है वह आकस्मिक बल कहलाते हैं। आकस्मिक बल जो कि अचानक से लगते हैं, इनके द्वारा जो भी परिवर्तन होता है वह अचानक से हो जाता है, तो इसे कहा जाता है आकस्मिक या त्वरित परिवर्तन। ये अकस्मात उत्पन्न होते हैं और उनके जो परिणाम है यह हमें कुछ ही पल में दिखाई दे जाते हैं। इसमें आते हैं ज्वालामुखी तथा भूकंप क्रिया। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा या सूर्य शक्ति। पृथ्वी के धरातल पर और वायुमंडल में जो भी परिवर्तन है उसके पीछे प्रमुख कारक है सूर्य। सूर्य के कारण ही पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न जो तत्व है उसमें प्रतिपल कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। तापमान, वर्षा, पाला, वाष्पीकरण, बादलों का बनना, आंधी आना, तूफान का आना, ऋतु परिवर्तन, दिन रात का बनना, वायुदाब में भिन्नता का होना, चक्रवात, ये सभी सूर्य के द्वारा ही होता है। ये सभी जो क्रियाएं हैं यह पृथ्वी पर स्थित जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पति या मनुष्य के जीवन को क्रियाशील करते हैं और उनको प्रभावित करते हैं। सूर्य पृथ्वी के धरातल पर होने वाली जो समस्त परिवर्तन है उनका नियंत्रण करता भी है और उसका संचालन करता भी माना जाता है। अगली जो शक्ति है वो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या है? पृथ्वी की सतह
या फिर वायुमंडल में स्थित जो भी तत्व है उसको पृथ्वी के द्वारा अपनी ओर खींचने की जो शक्ति है उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति। अपनी ओर जो आकर्षण करने की शक्ति है वही है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। पृथ्वी के धरातल पर प्रत्येक वस्तु इसी शक्ति के कारण संतुलित अवस्था में पाई जाती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही जो जल है वह ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही जो वायुमंडल है वो पृथ्वी पर टिका हुआ है और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही पृथ्वी के धरातल के पास जो है वह वहां पर वायुदाब अधिक होता है। तो ये हमने अभी देखी भौतिक शक्तियां। अब हम देखते हैं जैविक शक्तियों के बारे में। भौतिक शक्तियों के समान जो जैविक शक्तियां हैं जैसे कि पेड़ पौधे, पशु, जीव जंतु ये भी धरातल पर परिवर्तन लाने में सदैव क्रियाशील रहते हैं। वृक्ष जो है यह चट्टानों का संरक्षण भी करते हैं, उन्हें बांध कर भी रखते हैं, लेकिन यह उसका अपक्षय या अपर्दन भी करते हैं। अब अपर्दन कैसे करते हैं कि वृक्षों की जो जड़ होती है वह अपने दबाव से चट्टानों को तोड़ती है। जब वृक्षों की जो जड़ है वह जब अपने लिए जगह बनाती है तो वह चट्टानों को तोड़ती है, तो इस तरह से चट्टानें ढीली पड़ जाती है और बाद में मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अनेक प्रकार के जो जीव जंतु है या फिर जो बिल बनाने वाले पशु है वो भूमि को लगातार खोदने का कार्य करते हैं ताकि वह अपना घर बना सके। तो इस तरह से जो वनस्पतियां है या फिर जो जीव जंतु है यह लगातार धरातल के स्वरूप में परिवर्तन लाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट शक्ति है मानव शक्ति। मनुष्य प्राकृतिक तत्वों को परिवर्तित करके सांस्कृतिक तत्वों का निर्माण करता है, सांस्कृतिक तत्वों का सृजन करता है। तो इस तरह से मनुष्य लगातार क्रियाशील रहता है और प्राकृतिक तत्वों को बदलता रहता है। जैसे कि मनुष्य असमतल धरातल को समतल करके सड़कों का निर्माण करता है, नदियों से सिंचाई के लिए नहरें निकालता है, नदियों पर पुल बनाता है, खनन क्रिया के द्वारा भूगर्भ में छिपे हुए खनिज पदार्थों को बाहर निकालता है, गांव और नगर का निर्माण करता है। तो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ मानव शक्ति और मानव कौशल के द्वारा। इस प्रकार मनुष्य जो है वह प्राकृतिक भूदृश्य को बदल देता है और सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण करता है। तो इस तरह से मनुष्य लगातार परिवर्तन करने में क्रियाशील रहता है। अब हम बात करते हैं परिवर्तन की सार्वभौमिकता की। परिवर्तन जो है वह सभी वस्तुओं पर, सभी जीव जंतुओं पर लागू है। पृथ्वी की सतह पर होने वाला जो परिवर्तन है ये अभी हमने जितनी भी परिवर्तनकारी शक्तियां देखी उन शक्तियों की सक्रियता का ही परिणाम है। भौतिक, जैविक तथा मानवीय सभी तत्व परिवर्तनशील है और परिवर्तन का जो नियम है वह इन सभी पर लागू है। चाहे कोई भी भौतिक तत्व हो, चाहे जैसे कि वह पर्वत हो, नदियां हो, जलवायविक दशाएं हो, ये सभी भौतिक तथ्य इन पर लागू है। या फिर वनस्पति, पशु जैसे जैविक तथ्य हो या फिर स्वयं मानव ही क्यों न हो या फिर मानव के द्वारा निर्मित तथ्य, इन सभी पर परिवर्तन का जो नियम है वह लागू होता है। ये सभी तत्व उत्पन्न होने के पश्चात विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं और अंत में यह समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से परिवर्तन का जो नियम है यह सभी वस्तुओं पर, सभी जीव पर लागू होता है। अब हम इसके एग्जाम्पल देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्वतों की। पर्वत जिनको स्थिर और अचल समझा जाता है, जिनको स्थायी समझा जाता है, लेकिन यह स्थायी नहीं है, इनका भी रूप बदलता रहता है। पृथ्वी की जो आंतरिक शक्तियां है उन आंतरिक शक्तियों की सक्रियता के कारण पर्वतों की उत्पत्ति होती है, फिर इनका विकास होकर के ये ऊपर उठते हैं। इनका जब उत्थान होता है, उत्थान के साथ साथ ही अपर्दन की शक्तियां कार्य करने लग जाती है और यह लगातार घिसते चले जाते हैं। फिर अपर्दन के कारण यह अवशिष्ट पर्वतों के रूप में रह जाते हैं और अंत में यह समतल मैदान में बदल जाते हैं। तो इस तरह से परिवर्तन का नियम जो है वह इन पर्वतों पर भी दिखाई देता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर नदियों के बारे में। नदियों का भी निश्चित जीवन चक्र होता है
नदियों का जो उद्गम क्षेत्र है वह होता है पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ पर नदियाँ अपने उद्गम स्थल से निकलती है तब नदियाँ छोटी छोटी जल धाराओं के रूप में होती है तो ये नदियों की बाल्यावस्था होती है। तब नदियाँ साधारण कटाव करती है, लेकिन जैसे ही नदियाँ तीव्र ढाल से नीचे की ओर उतरती है या फिर कई सरिताओं के मिल जाने से, कई नदियों के मिल जाने से या फिर तीव्र ढाल से नीचे उतरने के कारण इनकी गति बहुत तेज हो जाती है और यह युवावस्था में आ जाती है। अब क्योंकि इनकी गति तेज है, यह युवावस्था में है, तो यह कटाव भी ज्यादा करती है। इससे गहरी घाटियों का निर्माण होता है, गॉर्ज का निर्माण, कैनियन का निर्माण, जलप्रपात का निर्माण होता है। फिर जब नदी तीव्र ढाल से उतर के मैदान में प्रवेश करती है तब नदी युवावस्था से आ जाती है प्रौढ़ावस्था में। जैसे ही नदी मैदान में आती है यह प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाती है और प्रौढ़ावस्था में आने के बाद नदी लंबवत अपर्दन बंद करके पार्श्विक अपर्दन करने लगती है, जिससे कि नदी की चौड़ाई बढ़ती है और नदी बाढ़ के मैदान का, नदी विसर्प का निर्माण करती है। और अंत में जब नदी अपना जल सागर में गिराती है तो मुहाने के निकट नदी की जो अवस्था होती है वह होती है वृद्धावस्था, जहाँ पर नदी अपर्दन का कार्य बंद कर देती है और जो भी अपने साथ लाया हुआ मलबा होता है उसका जमाव करके डेल्टा का निर्माण करती है। तो इस तरह से नदियाँ भी परिवर्तित होती है, यह विभिन्न अवस्थाओं से गुजरती है और अंत में अपना जल किसी समुद्र में, किसी सागर में, किसी झील में गिरा देती है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दशाएं। वायुमंडलीय दशाएं भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, बल्कि यह बदलती रहती है। सूर्य ताप का जो वितरण है वह धरातल पर एक जैसा नहीं है, जिस वजह से तापमान, वायुदाब, हवाओं की गति, दिशा, आर्द्रता, इन सभी में या तो एकदम से ज्यादा या फिर कम कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। दीर्घ काल में भी जलवायु बदल जाती है। किसी भी क्षेत्र की जो जलवायु है वह हमेशा से एक जैसी नहीं रहती, उसमें भी समय के साथ दीर्घ काल में परिवर्तन दिखाई देता है। पृथ्वी पर दीर्घ काल में हिमयुग और अंतर हिमयुग की भी क्रमिक अवस्थाएं आई, तो ये भी जलवायु परिवर्तन के कारण ही हुआ, जिससे कि पृथ्वी पर हिमयुग और अंतर हिमयुग की स्थिति बनी। जलवायु जो कि दीर्घकालीन अवस्था को दर्शाता है और मौसम जो है वह अल्पकालीन अवस्था को दर्शाता है। तो मौसम तो हर पल प्रतिपल बदलता रहता है। इस तरह से जो वायुमंडलीय दशाएं हैं वह भी स्थिर नहीं है, वह भी बदलती हुई रहती है। नेक्स्ट है वनस्पति एवं पशु। अब ये जो क्रियाशीलता का नियम है यह वनस्पति एवं पशु पर भी लागू होता है। प्रत्येक जीव का अपना एक जीवन चक्र होता है, वह उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने के बाद विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है और अंत में उसकी समाप्ति हो जाती है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सबसे पहले हम इसमें देखें वनस्पतियों के बारे में। कोई भी वनस्पति है, सबसे पहले वह अंकुरित होती है, उगती है, फिर वह बढ़ती है, उस पर फूल फल आते हैं और अंत में वह जीवन चक्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंच करके सूख जाती है। जिस तरह से वनस्पतियों पर यह चक्र क्रियाशील होता है, बिल्कुल उसी तरह से पशु जगत पर भी यही चक्र क्रियाशील होता है। पृथ्वी पर जन्म लेने वाला प्रत्येक जीव पहले तो बढ़ता है, क्रम से उसका विकास होता है, फिर युवावस्था में वह पूरी तरह से विकसित हो जाता है और उसके बाद उस जीव की वृद्धि रुक जाती है और जब वह जीर्णावस्था में पहुंच जाता है तो अंत में वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अंत में वह मर जाता है। नेक्स्ट है मानव। अन्य जीवों की तरह मानव का भी जीवन चक्र होता है। मानव के जीवन चक्र में भी शेषवावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था ये सब क्रम से आती है। तो मनुष्य भी एक परिवर्तनशील प्राणी है और मनुष्य स्वयं परिवर्तित तो होता ही है। मनुष्य एक परिवर्तनशील प्राणी है, उसके जीवन में प्रतिपल परिवर्तन तो आता ही है, लेकिन मनुष्य जो है वह इस पृथ्वी पर भी परिवर्तन लाता है और मनुष्य धरातल पर परिवर्तन लाने में हमेशा क्रियाशील रहता है। वह मनुष्य प्राकृतिक तत्वों में परिवर्तन करके उनको सांस्कृतिक तत्वों में बदल देता है, सांस्कृतिक तत्वों का निर्माण करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो परिवर्तन का नियम है वह चाहे सजीव
चाहे निर्जीव, चाहे प्राकृतिक तत्व हो, चाहे सांस्कृतिक तत्व हो, वह सभी पर लागू होता है। तो संसार के सभी भौतिक तथा सांस्कृतिक तथ्य परिवर्तनशील है, लगातार बदल रहे हैं और वे उत्पन्न होने के पश्चात क्रम से विकसित होते हैं और एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार सभी तथ्यों का एक जीवन चक्र होता है जो परिवर्तन के नियम से ही नियंत्रित होता है। इस प्रकार परिवर्तन का नियम या गतिशीलता एक सार्वभौमिक सिद्धांत है जो कि सब पर लागू होता है। जो भी इस पृथ्वी पर वस्तु या जीव है, इन सभी पर परिवर्तन का सिद्धांत लागू होता है, परिवर्तन का नियम लागू होता है। अतः मानव भूगोल के विभिन्न तथ्यों के अध्ययन में उनके विकास या फिर इतिहास का अध्ययन महत्वपूर्ण और आवश्यक हो जाता है। धन्यवाद।